अब जिस दिन फिजिकल खत्म हो जाएगी ना तो समझना पूरा सिलेबस खत्म हो गया अपना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब खत्म हो जाएगा, फिर एंड तक चलेगी फिजिकल। बिल्कुल लगेगा, लपक के लगेगा। डॉक्टर्स, मेरी वॉइस ऑडिबल है आपको? अच्छा हाँ। एवरीवन। वीडियो दिख रहा है सभी को? चैप्टर कौन से शुरू करेंगे अपन? आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे, ठीक है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वॉइस भी ऑडिबल है और वीडियो भी क्लियर आ रहा है आप सभी को? फटाफट यस बोल दो, फटाफट फटाफट फटाफट। यस ठीक है। हाँ, थैंक यू। आयनिक इक्विलिब्रियम। लास्ट जब भी अपनी क्लास हुई थी तो अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, ठीक है? अब अपन शुरू करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। अब आयनिक इक्विलिब्रियम की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले कुछ चीजें अपन को पढ़नी पड़ेंगी, कुछ बेसिक अपन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? और याद करो कि आपने आयनिक इक्विलिब्रियम पहले पढ़ रखा है। पढ़ रखा है आपने, और बहुत अच्छे से पढ़ रखा है आपने। ऑनलाइन में पढ़ रखा है, जिसमें आपने बार बार रिपीट रिपीट कर करके भी पढ़ा था। देखो थोड़ी बहुत नॉलेज आपको मतलब यार होनी चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी यार। मतलब बहुत कम लेक्चर हैं अपने पास, और कम लेक्चर की बात नहीं, वैसे भी रिवीजन ही तो होता है। अब जो भी आपको करना है, आपको नोट्स बनाने हैं, मॉड्यूल खोल के रखना है, या सिर्फ देखना ही देखना है, हाँ 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 हाँ, है ना, आनंद लेना है इक्विलिब्रियम का, सब आप पे डिपेंड करता है। मैं तो पूरा पढ़ाऊंगा और उसी समय मिटार भी दूंगा, मैं वेट नहीं करूंगा, बस ये चीज ध्यान रखना, है ना? अगर आपको लिखना है तो आप लिखिए, मैं बस बोलता रहूंगा कि अगर आपको मॉड्यूल से कॉपी करना है तो मैं बता दूंगा मॉड्यूल का ये पेज नंबर है, पूरी थ्योरी एज इट इज है, मैं बोल दूंगा, पर मैं सब कुछ लिखूंगा यहाँ पर, है ना? अच्छा, आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो सबसे पहले अपन यहाँ पर पीएच देख लेते हैं एक बार, सॉरी लॉग देख लेते हैं एक बार, है ना? लॉग आता है ना सभी को? थोड़ा बहुत क्या होता है यहाँ तो आता है या नहीं आता है। और केमिकल काइनेटिक्स में मैंने आपको लॉग वॉग बताया भी था, है ना? एक बार फटाफट देख लेते हैं, है ना? अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो लॉगरिथम की स्पेलिंग आनी चाहिए आपको
और लॉगरिथम क्या होता है? इट इज द इनवर्स फंक्शन टू एक्सपोनेंशिएशन। आपको पता है ना एक्सपोनेंट्स क्या होता है? जिसके अपन बोलते हैं 10 की पावर x, e की पावर x, 2 की पावर 3, ये सारे क्या होते हैं? एक्सपोनेंट्स होते हैं। और इसी का इनवर्स क्या होता है? लॉग होता है। ठीक है, तो इसके कुछ फॉर्मूला अपन देख लेते हैं। अगर आप मॉड्यूल खोल के देखेंगे तो वहां पर फॉर्मूले दे रखे हैं, आपको लिखना है आप लिखिए, नहीं लिखना है मत लिखिए, आपके पास लिखा हुआ भी होगा पहले से। सबसे पहले फॉर्मूले की बात करें, एक और चीज ध्यान रखना, रिस्पॉन्स बिल्कुल तगड़ा रहना चाहिए, है ना? क्योंकि जब तक अपन कोई चीज बोलेंगे नहीं तब तक दिमाग में वो चीज बैठेंगी भी नहीं। ठीक है, तो आप जितना यहाँ पर बोलेंगे, देखना घर पे जाके जब भी उस चीज का रिवीजन करोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो लॉग ए इंटू बी, ये किसके बराबर होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए बाय बी किसके बराबर होगा? लॉग ए माइनस लॉग बी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, लॉग ए टू दी पावर बी किसके बराबर होगा? बी लॉग ए। और मुझे एक और बात बता दो, लॉग ए टू दी बेस 10, ये इसको रीड कैसे करते हैं? पहले तो ये देखो, इसको रीड कैसे करते हैं? ऐसे नहीं करते लॉग 10 है, ऐसे नहीं करते। इसको कैसे रीड करेंगे? लॉग ए बेस 10। इसको कैसे रीड करूंगा? लॉग ए बेस ई। ये बात समझ में आती है? अच्छा, इसको एक और तरीके से लिखते हैं, एल एन ए। ठीक है, अच्छा, यहां पर बाय डिफॉल्ट बेस अपन क्या मान के चलते हैं? ई। ठीक है, और अगर लॉग ए में बेस के बारे में कुछ भी नहीं इंफॉर्मेशन गिवन है तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर बेस 10 करना है, मतलब बेस ई को किस में कन्वर्ट करना है? बेस 10 में कन्वर्ट करना है। मुझे क्या होता है? 2.303 से मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड, तो हो जाएगा 2.303 लॉग ए। अब क्या यहाँ पर बेस लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट क्या मानूंगा? 10 मान के चलूंगा। ये बात समझ में आ रही है? कुछ वैल्यूज देख लेते हैं, सम वैल्यूज ऑफ लॉगरिथम। वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए और एटलीस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, फटाफट जवाब देना। लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है? लॉग 2 की वैल्यू 0.3010। मैं 3-4 डेसिमल प्लेसेस तक लिखूंगा, पर आपको एटलीस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक अप्रॉक्स वैल्यू याद होनी चाहिए। लॉग 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.4771, इसको आप लेकर चलते हैं 0.48, है ना? अच्छा, लॉग 4 बता सकते हो क्या होगा? इसको लिख सकता हूं मैं लॉग 2 की पावर 2, ये हो जाएगा 2 लॉग 2, मतलब लॉग 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 0.60। लॉग 5 बता सकते हो? इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? लॉग 10/2। क्या इसको बोल सकता हूँ लॉग 10 माइनस लॉग 2? लॉग 10 1, लॉग 2 0.3010, तो ये आ जाएगा 0.699, है ना? और अपन इसको मान के चलते हैं 0.7, है ना? लॉग 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या इसको बोल सकता हूँ लॉग 3/2? इसको क्या लिख सकता हूँ? लॉग 3 प्लस लॉग 2, इन दोनों वैल्यू को ऐड कर दो, तो जब इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 0.778। लॉग 7 की वैल्यू बता सकते हो? क्या इसको लिख सकता हूँ लॉग 3+4? अरे लिख सकता हूँ। अच्छा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? लॉग 3 प्लस लॉग 4। बहुत 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 बढ़िया। लॉग 3, रुको ना यार एक मिनट, वो आपका फ्रेंड कह रहा है, मैं क्या करूं? लॉग 3 प्लस लॉग 4, है ना? इसको आपने अंदर डाल दिया। मुझे एक बात बताओ, ये जाएगा के अंदर? नहीं, चाटा मार के भेज दे तब चल जाएगा? तब भी नहीं जाएगा, ये गलत है। अब चाटे मारो कुछ भी करो, ये नहीं जाएगा। हिंस, चाटे मार के हर चीज अंदर नहीं जाती है।
इसको तो डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। log 7 की वैल्यू बताना जरा। 0.8451। हाँ, कौन था? बहुत बढ़िया। अच्छा, log 8 को मैं लिख सकता हूं log 2 की पावर 3। ये क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स log 2। तो ये हो जाएगा 0.9030। अच्छा, log 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको बोल सकते हैं log 3 की पावर 2, तो 2 log 3। ये हो जाएगा 0.9542। ठीक है। और log 10 कितना हो जाएगा? log 11 कितना होगा? 1.04। log 12 कितना होगा? निकाल सकते हैं। log 3 इंटू 4 मतलब log 3 प्लस log 4, ये लगभग लगभग आएगा 1.07 के आसपास। ठीक है ना? पर इतना काफी है, log 11 तक वैल्यूज याद होनी चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, log 100 की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 2। 2 log 10, log 10 1, तो 2 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अब अपन क्या करेंगे, ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ, लॉग का ग्राफ पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, है ना? y इज इक्वल्स टू log x वर्सेस x के बीच में अपन ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। मतलब यहां पर जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो कर रहे हैं y वर्सेस x के बीच में, और y किसके बराबर है? log x के बराबर है। ठीक है। इसका एक छोटा सा रीजन है, मैं आपको ग्राफ बता रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। मुझे एक बात बताओ, एक कंक्लूजन अपन निकाल सकते हैं भाई, log 1 तो 0 होता है। ठीक है। और जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता चला जा रहा है, log x की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। मतलब जैसे जैसे x बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे x बढ़ता चला जा रहा है, y की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। मतलब मैं कह सकता हूं x बढ़ता चला जाएगा, y की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, अगर मैं कह दूं यहां पर ये जो नंबर है वो 1 है, log 1 0 होता है, अगर नंबर 1 से छोटा हुआ तो? एक बार देख लेते हैं, 1 से छोटा कितना मानू? 0.1 मान लू। 1 से छोटा 0.1 होता है। तो एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं 1 से छोटी की वैल्यू क्या आती है। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, log 1/10? ये 10 ऊपर जाएगा तो पावर में माइनस आएगा, माइनस आगे आ जाएगा, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं, -log 10। और ये किसके बराबर हो जाएगा? -1 के बराबर। मतलब एक चीज समझ में आ गई, अगर नंबर 1 से छोटा है तो नेगेटिव वैल्यू आ जाती है ना? तो यहां पर अपन ऐसे कह सकते हैं, मान लो ये है x इज इक्वल टू 1, तो log x कितना हो जाएगा? 0 के बराबर। ठीक है। अच्छा, यहां पर x ग्रेटर देन 1 होगा, तो log x ज्यादा होगा, मतलब 0 से तो ज्यादा ही होगा, और दिखाई भी दे रहा है 0 से ज्यादा ही वैल्यू है। ठीक है। तो यहां पर एक चीज समझ में आ रही है कि जो कर्व आएगा कुछ इस तरीके का आएगा। ये ऐसे कैसे बना, समझना है यहां पर। अगर मैं यहां पर बात करूं तो x क्या है? ग्रेटर देन 1। यहां पर इस पूरे सेक्शन में x क्या है? ग्रेटर देन 1। तो मैं कह सकता हूं log x क्या होगा? ग्रेटर देन 0। ये बात समझ में आ रही है? मतलब यहां पर अपन को क्या मिलेंगी? पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी, log की पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी। पर अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पर क्या है? x लेस देन 1, तो जो log x निकलेगा वो लेस देन क्या होगा? 0। 0 से नीचे लेस देन 0। और वैल्यूज कैसी मिलेंगी अपन को? नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी। ये बात समझ में आ रही है? तो वैल्यू लॉग की वैल्यू 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पर लॉग कभी भी नेगेटिव वैल्यू का नहीं निकाल सकते। यहां पर ये जो नंबर है ये क्या है? x। क्या आपको ग्राफ इस क्वाड्रेंट में दिखाई दे रहा है? मतलब लॉग अगर आप किसी नेगेटिव वैल्यू का निकाल रहे हो वो नॉट डिफाइंड होगा। लॉग की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, पर किसी नेगेटिव वैल्यू का आप लॉग नहीं निकाल सकते। ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है कि अगर आपसे कोई बोल दे कैलकुलेट लॉग -3, कैलकुलेट लॉग -2, ये नॉट डिफाइंड आ रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? मतलब ये जो x है ये क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है। बात समझ में आ रही है?
क्लियर है सभी को? तो यहां पर अपन ने देखा लॉग, ठीक है। एक और टर्म आती है एंटी लॉग, ठीक है। एक और टर्म आती है एंटी लॉग, ये मैं टार दूं, ये भी मैं टार दूं। देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, ये ऐसे याद नहीं होना चाहिए, log 4 की डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि अपन सॉल्व करके निकाल रहे हैं। मतलब एटलीस्ट आपको log 11 तक डायरेक्ट वैल्यू सभी की याद होनी चाहिए, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। एंटी लॉग, एंटी लॉग भी देख लेते हैं। लॉग बेसिकली क्या है, एक फंक्शन है। लॉगरिथम बेसिकली क्या है, एक फंक्शन है। तो एंटी लॉग क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। एंटी लॉग क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, लॉग अपन देख चुके हैं, तो एंटी लॉग क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन हो जाएगा, एंटी फंक्शन हो जाएगा, एंटी फंक्शन। इसको समझना अब, 2 का लॉग अपन ने निकाला, ध्यान से एक बार देख लो, बिल्कुल फिर क्लियर हो जाएगा एंटी लॉग भी। 2 का जब लॉग निकालते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 0.3010। 2 का लॉग निकाला तो वैल्यू है 0.30, तो एंटी लॉग क्या होगा कि जब 0.30 का एंटी लॉग निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2। ये बात समझ में आ रही है, वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 2 का लॉग निकालोगे तो 0.3010 आएगा, 0.3010 का एंटी लॉग निकालोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2। क्लियर है यहां तक बात? तो अगर मेरे से कोई बोल दे कि log 2 है 0.3010, तो एंटी लॉग 0.3010 का किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा कोई मुझे बता सकता है एंटी लॉग 0.4771 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। अच्छा मुझे बता सकता हो एंटी लॉग 0.6020 किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लिखता हूं log x इज इक्वल्स टू वाई, बेस क्या है यहां पर, 10 है, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को अपन दो तरीके से लिख सकते हैं। कितने तरीके से लिख सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं। इसको समझना, एक तरीका तो क्या होगा, याद करो मैंने आपको लॉग ओपन करना सिखाया था और बहुत बार बता चुका हूं। कैसे करते थे, इस 10 को उधर ले जाते थे और ये क्या करता था, उसको अपने माथे पे बैठा देता था, है ना। यहां आप ऐसे कह दो, जिसकी जमीन खिसक जाती है, ये जमीन है, इसकी इसकी, जिसकी जमीन खिसक जाती है वो जमीन पे आ जाता है, देखो आ गया जमीन पे। और जिसके नीचे जमीन चली जाती है वो आसमान में उठ जाता है, मतलब ये हो जाएगा 10⁻⁴। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा इसको ऐसे तो अपन लिख सकते ही हैं, लॉग ही खोला है अपन ने। अच्छा एक्स का लॉग निकालते हैं तो वाई आता है, तो आप मुझे बताओ एंटी लॉग वाई का करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, एक्स। मतलब मैं लिख सकता हूं एंटी लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर। यहां से भी एक्स की वैल्यू आ रही है, वहां से भी एक्स की वैल्यू आ रही है, क्यों ना मैं इनको इक्वेट कर दूं, तो एक नया फॉर्मूला आ जाएगा एंटी लॉग का। सर ये कर क्या रहे हो, पहले ये लिया, फिर उसको दो में तोड़ा, फिर दोनों को मिला दिया, पर जब मिलाने के बाद आंसर आ रहा है वो अलग आ रहा है, देखो कैसे। ये किसके बराबर हो जाएगा, एंटी लॉग वाई किसके बराबर होगा, 10 की पावर वाई। मतलब जब भी आपको किसी भी नंबर का एंटी लॉग निकालना है, वो किसके बराबर लिख दो, 10 की पावर, उस नंबर को कहां पे ले जाओ, उसके पावर पे ले जाओ। मतलब अगर आपको एंटी लॉग वाई का निकालना है तो 10 की पावर वाई लिख दो, एंटी लॉग आपको 2 का निकालना है तो 10 की पावर 2 कर दो, क्या आ जाएगा आंसर, 100। ये बात समझ में आ रही है? तो जिस भी नंबर का एंटी लॉग निकालना है आपको, उसको कहां पर पहुंचा दो, 10 की पावर में पहुंचा दो। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, ये मिटा दूं, क्वेश्चन लिखेंगे अपन।
हाँ बिल्कुल सही लिखा है आपने हर्षिता। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन लिखना फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। हो जाएगा सॉल्व। ए बी सी डी एफ जी एच आई जे, जे के बाद क्या था के, अच्छा लॉग। इसका आंसर क्या आएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग 2 to the power 10, इसको लिख सकता हूँ 10 log 2, और log 2 की वैल्यू मुझे पता है 0.3010, तो ये आ जाएगा 3.01। ठीक है, अच्छा इसका आंसर क्या हो जाएगा, -8, पावर आगे आ जाएगा, log 10 1 होता है तो -8 हो जाएगा। अच्छा इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको लिख सकते हैं log की पावर, log 5 की पावर 1/2, 1/2 आगे आ जाएगा। log 5 की वैल्यू क्या होती है 0.7, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 0.7, ये किसके बराबर होता है 0.35 के बराबर। हाँ इसको क्या लिखूं, इसको लिख सकता हूं log 27 माइनस log 5, और log 27 को लिख सकता हूं log 3 की पावर 3, तो ये हो जाएगा log 3 की पावर 3 माइनस log 5, ये किसके बराबर आ जाएगा 3 इंटू log 3 की वैल्यू 0.48 माइनस log 5 की वैल्यू 0.70, 0.48 इंटू 3, 2 4 6, 1.44, 1.44 माइनस 0.7, ये हो जाएगा 0.74, है ना, अरे यही आ रहा है ना, 0.74। हाँ इसका क्या आएगा 4.7, एक बार देख लेते हैं इसको, एक बार देखना है यहाँ पर, देख लो एक बार, इसको जब मैं ओपन करूंगा तो ये कैसे ओपन होगा, -log 2 माइनस log 10 to the power -5, ऐसे ही होगा। अच्छा इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये तो क्या हो गया -log 2, ये -5 आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं -log 2 प्लस 5 log 10। अच्छा इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 5 - log 2, 5 - 0.30, 4.7। किसी को डाउट है तो बोलो। अब एक चीज ध्यान रखना, ये एक फिक्स्ड फॉर्मेट है, ये एक फिक्स्ड फॉर्मेट है, अब आपको इसको डायरेक्टली सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन में कंसंट्रेशन ऑफ H+ दे रखा होगा, OH- दे रखा होगा, तो आप पीएच या पीओएच निकालोगे, सुन रखा होगा ना पीएच पीओएच क्या होता है, जब पीएच और पीओएच निकालोगे तो ऐसा ही एक्सप्रेशन बनेगा, नेगेटिव लॉग ऑफ ये कुछ नंबर होगा। अब अपन को ये डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली आप देखोगे, बार बार इतना सब नहीं करना पड़ेगा अपन, है ना, तो ये एक फिक्स्ड फॉर्मेट है, इसको ध्यान रखना। अब कैसे ध्यान रखेंगे इसको,
पावर में क्या नजर आ रहा है, -5 नजर आ रहा है। तो इसको क्या करना है, प्यार से उतारना है। कहां पर, नीचे, है ना। अब प्यार से उतारेंगे, और कैसे उतारेंगे, इसका ये जो साइन है, साइन क्या कर देंगे, ऑपोजिट कर देंगे। मतलब जब ये नीचे उतरेगा तो कैसे उतरेगा, +5 या -5, +5, तो ये हो गया 5 माइनस log 2। डायरेक्ट याद रखना है, ये बात समझ में आ रही है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.7। क्लियर है सभी को। इस पावर को नीचे उतारेंगे साइन चेंज करके, तो ये हो गया 5 माइनस log 2। ठीक है, क्या इसको अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, डायरेक्टली क्या लिखूंगा मैं, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यहां पर माइनस होना चाहिए, बाहर माइनस होना चाहिए। हाँ, इसको डायरेक्टली क्या लिखूं बताना जरा, क्या मैं लिख सकता हूं इसको, 5 माइनस log 1.8 लिख सकता हूं ऐसे। अच्छा, log 1.8 बता सकते हो क्या होगा, अच्छा इधर देखो एक मिनट, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको समझाता हूं मैं आपको। इसको मिटा देता हूं मैं, है ना। एक बार इसको समझ लो, अगर ऐसी वैल्यूज आ जाए, भाई log 2 अपन को पता है, log 1 अपन को पता है, पर ये इसके बीच का है, ठीक है, ये अपन को पता करना है। ये वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, है ना, कि इन नंबर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब पहले बता चुका हूं, इसलिए वापस से बताने की जरूरत पड़ रही है। log 1 ये कितना होता है, 0। अच्छा, log 2 कितना होता है, 0.3010। अच्छा, यही नंबर क्यों लिए, सुन लो एक बार, दो मेथड बताऊंगा। यही नंबर क्यों लिए, क्योंकि मुझे पता है ये जो लॉग में जो नंबर नजर आ रहा है वो 1 और 2 के बीच में लाया कर रहा है, तो इसलिए मैंने 1 लिया और यहां पर 2 लिया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन क्या करेंगे, इनके बीच की वैल्यू निकालेंगे। बीच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां पर देखो नंबर कितना है 1, यहां पर नंबर कितना है 2, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1.5। तो ये आ जाएगा लॉग 1.5। ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसके एवरेज की, मतलब 0.3010 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0.15। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, समझना इसको ध्यान से, ये समझ में आ गया कैसे लिखा अपन ने, किसको दिक्कत है तो बोलो, नहीं है दिक्कत, इसको थोड़ी देर के लिए मैं मिटा देता हूं, है ना। और इसके मैं कितने सेक्शन करता हूं, 10 सेक्शन करता हूं, मतलब यहां से लेकर यहां तक एलएचएस को मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा 10 पार्ट्स में डिवाइड क्यों करा, क्योंकि मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, 8th पार्ट की चाहिए। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये कैसे डिवाइड होगा, 1, चेंज कितने का है, 1 का, कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 10 में, ये कितना हो जाएगा 0.1। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, नहीं है। अच्छा, तो फिर इसी को भी मुझे 10 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको जब अपन 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, चेंज कितने का है 0.30 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा 0.030, या मैं कह दूं 0.03। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है। अगर ये एक पार्ट की छलांग करेगा तो ये कितना मूव हो चुका होगा, 0.03। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात सभी को। और मुझे कितने पार्ट की छलांग करानी है, सुनना ध्यान से, एक पार्ट की छलांग करेगा तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आ जाएगी log 1.1। एक और पार्ट की छलांग करी यहां से 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और ये log 2। ठीक है, तो देखो 10 पार्ट में आ गई, और ऐसे ये भी कितने पार्ट में होंगे, 10 पार्ट में होंगे। तो अगर मैं log 1 से log 1.2 की वैल्यू की बात करूं तो यहां पर कितना मूवमेंट हो चुका होगा, 0.03 इंटू 2। बात समझ में आ रही है, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, log 1.8 की,
तो यहां पर कितना मूवमेंट हुआ होगा? 8 टाइम्स। मतलब कितना आ जाएगा आंसर? 0.03 इंटू 8, दैट इज 0.24। ये आ गया। 5 माइनस 0.24 इज इक्वल टू 4.76। ये बहुत एग्जैक्ट निकाल लिया अपन ने। ये वाला मेथड कब यूज करेंगे? ये वाला मेथड अपन तब यूज करेंगे, सुनना। पिछले 2 साल से एग्जाम में ये देखा जा रहा है कि फिजिकल में एटलीस्ट एक ही क्वेश्चन ऐसा आता है जहां पर अपन को एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। अगर आप एनालाइज करोगे पेपर को तो बाकी सारे क्वेश्चन आसान होते हैं, कैलकुलेशन इतनी ज्यादा नहीं होती, बहुत हल्की फुल्की होती है। पर मिनिमम एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, एक से दो भी नहीं हो रहे, एक ही ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जहां पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जब एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने को बोल दे या आपको ऑप्शन बहुत पास पास नजर आए तो ऐसे करना, ठीक है? वरना यहां पर आयनिक इक्विलिब्रियम में अपन को एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। तो पहले ही बताया तो आपको हमेशा अप्रोक्स कैलकुलेशन करनी, एग्जैक्ट नहीं करनी। क्योंकि अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी होगी ना तो अपन को लॉग की टेबल देगा, लॉग टेबल देगा, है ना? और वो लॉग की टेबल कभी भी नहीं देगा। भाई एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है तो लॉग की टेबल देनी पड़ेगी, और वो लॉग की टेबल कभी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसको भी नहीं आती और आपको भी नहीं आती। दर्द जितना आपको होगा उतना ही उसको भी होगा, क्योंकि उसको भी नहीं देखना आती है। अब आप कहोगे सर उसको क्यों नहीं देखना आती? शर्म आती होगी भाई, क्या करें। अब उसको शर्म आती है इसलिए वो देखता नहीं है, इसलिए आपको भी नहीं देखने देगा। ठीक है, समझ रहे हो ना किसकी बात चल रही है? अच्छा अच्छा, अब इधर देखो। तो एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका काम का है, वो भी देख लो आप, है ना? इतना हर बार नहीं करेंगे बैठे बैठे, ये करने जा रहे हैं क्या वहां पे? है ना, इतना नहीं करेंगे। अब समझना ध्यान से, ये है लोअर वैल्यूज, सुनते जाना बस ध्यान से। ये है मिडिल वैल्यूज और ये है अपर वैल्यूज, ठीक है? अब अगर मैं लोअर वैल्यू की बात करूं तो लोअर वैल्यू क्या हो जाएगी? लोअर वैल्यूज हो जाएंगी 1 2 3। मिडिल वैल्यूज क्या हो जाएंगी? 4 5 6। थोड़ा दिमाग चलाओगे तो समझ में आ रहा होगा, डेसिबल के बाद वाली चीजों की बात कर रहा हूं। है ना? नहीं समझ में ही नहीं आ रही क्या कर रहे हैं। और अपर वैल्यूज की क्या डिजिट्स होंगी? 7 8 9। ये बात समझ में आ रही है? अब मुझे एक बात बताओ, मुझे जो आंसर निकालना था लॉग 1.8, वो कहां पर लाई करेगा? अपर, मिडल नहीं, लोअर। अपर में लाई करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना एक चीज, अगर रेंज अपर में आ रही है तो आंसर लॉग 1.5 की वैल्यू निकाली थी अभी अपन ने, कितनी आई थी? 0.15। और मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, एवरेज करके। तो अगर रेंज आ रही है अपर रीजन में तो जो आंसर होगा वो इसके और इसके बीच में होगा, वो इसके और इसके बीच में होगा। और किसके क्लोजर होगा? इसके क्लोजर होगा। ये बात समझ में आ रही है? अगर रेंज आ रही है मिडिल वैल्यूज में तो आंसर जो होगा वो इसके आसपास होगा। इसके आसपास कुछ भी टिक कर देना, कुछ भी मतलब कुछ भी टिक कर देना। बात समझ में आ रही है? एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक है? क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट करनी पड़ेगी तो टेबल देगा, और टेबल वो दे नहीं पाएगा, है ना? देने में बहुत दर्द होगा उसको। अब अच्छा, अगर मैं यहां पर बात करूं लोअर वैल्यूज की, लोअर वैल्यूज का जो आंसर होगा वो 0 और 0.15 के बीच में लाया करेगा, और किसके क्लोजर होगा? 0 के। ये बात समझ में आ रही है? अब अपन को बस यही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है? अगर मुझे उसका डायरेक्ट आंसर निकालना होता तो मुझे पता है log 1 क्या होता है, 0 log 2 होता है 0.3010। ये कहां पर लाई कर रहा है? अपर में, मतलब आंसर किसके क्लोजर होगा? 0.3010 के क्लोजर होगा। अब घोंचुओं की तरह यहां पर 0.29 आंसर मत मार्क कर देना। अरे 1.8 की वैल्यू की बात कर रहा है ना, तो बीच में यहां पर ये भी आ रहा है, तो इसके लिए थोड़ी स्पेस छोड़ो, है ना? मतलब आंसर आप 0.25 टिक करो, 0.24 टिक करो, 0.23 टिक करो, सब आंसर है। एग्जामिनर ऑप्शन ऐसा नहीं देगा कि भाई ये 0.23 बोल रखा है एक जगह, दूसरे ऑप्शन में 0.24 और तीसरे ऑप्शन में 0.25, ऐसे नहीं देगा। ये बात समझ में आ रही है?
क्लियर है? तो अब अपन को हमेशा कैलकुलेशन कैसे करनी है, ऐसे लोअर मिडल अपर। क्लियर है बात सभी को, है ना? हाँ, इसका बताना क्या होगा आंसर। इसको 9/2 को लिख सकता हूँ 4.5। तो डायरेक्ट क्या लिख दूंगा मैं, 5 माइनस लॉग 4.5। अच्छा, मुझे डायरेक्ट वैल्यू बता सकते हैं इसकी, लॉग 4.5 की? हवा में करें, हवा में हवा में करें। लॉग 4 की वैल्यू क्या होती है जरा बताना। 0.6। लॉग 5 की वैल्यू क्या होती है, 0.7। और 4 और 5 के जस्ट बीच में आता है 4.5। तो मुझे बताओ 0.6 और 0.7 के जस्ट बीच में आएगा 0. समझ में आया क्या हो रहा है? पक्का ना समझ में आ रहा है ना? इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 5 माइनस 0.65, ये हो जाएगा 4.35। हाँ, लॉग 17। यार याद करो, अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था मैं लॉग आता है। इसको कैसे निकालेंगे, सुनना ध्यान से। हाँ, लॉग देखो, जब भी ऐसे नंबर्स आ जाए, प्राइम नंबर्स आ जाए, है ना, तो इसको कुछ और बनाने की कोशिश मत करना। कोई कोई क्या करता है 170/10 लिखता है। 170/10 लिखकर करता हूं कोशिश, वापस 17 अटकेगा ही अटकेगा, है ना? तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग 1.7 × 10, ऐसे हमेशा लिख देना। अगर ये 170 होता ना तो क्या लिखते, 1.7 × 100। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब आप ही मुझे जवाब देना। इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग 1.7 प्लस लॉग 10। अच्छा, मुझे बता सकते हैं इसका आंसर? देखो ना, देखो ना इधर, ये कितनी चाल चला, 7। तो मूवमेंट कितने का होगा, 0.03 × 7, दैट इज 0. तो ये हो जाएगा 0.21 प्लस 1 इज इक्वल टू 1.21। तो एग्जैक्ट निकाल लिया अपन ने। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इधर देखो, 3.9 × 10, ये क्या हो जाएगा, लॉग 3.9। लॉग 3.9 की वैल्यू बताओ ना। मुझे एक बात बताओ, सुनो ना, सुनो ना, ये जो 3.9 है, ये कहां लाई करेगा, अपर मिडल या लोअर? अपर। अपर में लाई करेगा, मतलब इसकी वैल्यू किसके पास होगी, log 4 के जस्ट पास होगी या log 3 के जस्ट पास होगी? 4 के जस्ट पास। log 4 कितना होता है, 0.60। मतलब इसके पास होनी चाहिए वैल्यू, तो कितनी मानो, 0.62, 0.58। तो ये हो जाएगा 0.58 प्लस 1 इज इक्वल टू 1.58। ये कितना होगा, 4.2 क्यों कर रहे हो यार, ये दिख रहा है ना, log 6 × 7 लिख सकते हैं। तो इसको बोल सकते हैं log 6 प्लस log 7। घर पे बैठ के कैलकुलेट करना कितना आता है ये, है ना? अच्छा, इसका बता सकते हो? मैंने आपको बताया कैलकुलेशन जो करनी है, अप्रॉक्स करनी है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 9.9 इंटू 10⁻⁹ लिख सकता हूँ ना यार इसको यार, है ना? तो ये कितना हो जाएगा, लॉग 9.9 प्लस लॉग 10⁻⁹। ये तो कितना हो गया, 9 प्लस लॉग 9.9। अपर मिडल या लोअर, अपर। log 10 की वैल्यू होती है 1, मतलब 1 से टुचुक सा छोटा। तो ये कितना हो जाएगा, 0.98। ये कितना हो जाएगा, 9.98। सुनो ध्यान से, इसको मैंने ये नहीं लिखा है। ये ये कंफ्यूजन हो जाता है, घर पे जाके देखते हैं यार इसको ऐसे कैसे कर दिया। है ना, ये है और वो है। समझ रहे हो ना कौन क्या है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, मिटा देता हूं मैं ये, है ना? आपको जो लिखना है लिखो यार, मुझे बस ये है कि मुझे मिटाना है।
ये नंबर खरीदने की मेरी औकात नहीं है, रुपयों में मिलते हैं ऐसे नंबर। होगा किसी का, डायल करके देखना आज। ऐसे मत पूछना कौन बोल रहे हो, ऐसे पूछना रुपए कब दोगे। क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बोलो ना क्या हुआ। याद करो, थोड़ी देर पहले आपने बोला था हमें ये आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। निकालो इसका आंसर। ये कितना हो जाएगा। मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर का एंटी लॉग निकालना है, उसको कहां पर रख दो, 10 की पावर पे रख दो। तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 2.3। इसको लिख सकता हूं 10 टू दी पावर 2 इंटू 10 टू दी पावर 0.3। देखो जब इनको सॉल्व करोगे तो अपन सॉल्व कैसे करते हैं, 10 की पावर में जो होता है उनका क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है, तो वापस से बन जाएगा, है ना। और 10 टू दी पावर 0.3 2 होता है, क्योंकि 2 का लॉग होता है 0.3, तो 0.3 का एंटी लॉग जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये और कुछ नहीं, 0.3 का एंटी लॉग ही है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर 2। इसका बताना जरा, 10 टू दी पावर 6.85। इसको लिख सकता हूं 10 टू दी पावर 6 मल्टीप्लाई होता है 10 टू दी पावर 0.85। ये क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा भाई। लॉग 7 की वैल्यू होती है 0.845, उसके आसपास ही है। मतलब मैं बोल दूंगा 7 इंटू 10 टू दी पावर 6। इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 10 टू दी पावर -2.7, लिख सकता हूं ऐसे। ये मिटा दूं हम, ये मिटा देता हूं, है ना। अब सुनना ध्यान से, इसको आप 10 टू दी पावर -2 इंटू 10 टू दी पावर -0.7 करके सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। ऐसे करके आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहां पर अपन एंटी लॉग जो निकाल रहे हैं वो एक नेगेटिव वैल्यू का निकाल रहे हैं, है ना। अब इसको निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इससे अच्छा पता है क्या करो, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी 10 की पावर में कोई नेगेटिव वैल्यू हो, कभी भी 10 की पावर में नेगेटिव वैल्यू हो, इसको अपन को कैसे सॉल्व करना है, इसका बिल्कुल एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। देखो अगर इसको मैं सॉल्व करता तो यहां पर दिखाई दे रहा है ये तो सेट हो चुकी है ना। अगर मैं इसको सेट कर दूंगा तो दोनों सेट हो जाएंगी, फायदा हो जाएगा, है ना। पर ये आसानी से सेट नहीं होगी। इसको कैसे सेट करेंगे देखना है। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं थर्ड की, सॉल्यूशंस की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -2.7। इसको मैं क्या लिखूंगा देख लो पहले एक बार। इसको लिखूंगा मैं
10 मल्टीप्लाइड बाई 10, 2 बार 10 10 लिख दिए, है ना। कैसे लिख रहा हूं ध्यान से देखना। डेसिमल से पहले वाली जो टर्म है उसको -1 करो। डेसिमल से पहले वाली जो टर्म है उसको क्या करो, -1। क्या टर्म नजर आ रही है, -2। तो क्या करूंगा मैं, -2 -1। डेसिमल से पहले वाली टर्म को क्या करो, -1 करो, और डेसिमल के बाद वाली टर्म को 1 से माइनस करो। ठीक है, डेसिमल के बाद वाली टर्म को 1 से माइनस करना, मतलब 1 - 0.7। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये होगा 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 0.3। इसको जरा सॉल्व करके देखना, क्या ये आ रहा है क्या, -3 + 0.3 -2.7 आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है। तो जब भी पावर में नेगेटिव वैल्यू आए तो आपको क्या करना है, डेसिमल से पहले वाली टर्म को -1 करना है, और डेसिमल के बाद वाली टर्म को 1 से माइनस करना है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 × 10 टू द पावर -3। ये बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें 4 की, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -8.3। मुझे बता इसको क्या लिखूं, 10 टू द पावर क्या लिखूं, -9 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर क्या लिखूं, 0.7। अच्छा 10 टू पावर 0.7, 5 × 10 टू द पावर -9 हो जाएंगे ऐसे। x = 10 टू द पावर -11.24। फटाफट 10 टू द पावर क्या लिखूं, -12। डेसिमल से पहले वाली टर्म को -1 मतलब -12, और डेसिमल के बाद वाली टर्म को 1 से माइनस, 1 -0.24, 0.76। बताओ ना इसकी वैल्यू क्या होगी। सुनना ध्यान से, 10 टू द पावर 0.7 होता है 5, 10 टू द पावर 0.778 मतलब 0.78 ले लेते हैं, ये क्या होता है 6। इसके बीच की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे, 0.7 + 0.78 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 0.74, 10 टू द पावर 0.74 इज इक्वल टू इसके बीच की वैल्यू 5.5। मुझे एक बात बताओ, यहां पर जो पावर में लगा हुआ है वो है 0.76, आंसर इन दोनों के बीच में ही होगा, है ना। और किसके क्लोजर होगा, इसके क्लोजर होगा। ये बात समझ में आ रही है। मतलब अब आप इसको 5.8 मानो, 5.7 मानो, 5.9 मानो, सब सही आंसर है। बात समझ में आ रही है। ये चीज समझ में आती है कि इसका जो आंसर होगा वो इन दोनों के बीच में ला करेगा, और किसके क्लोजर होगा, इसके क्लोजर होगा। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 5.8 × 10 टू द पावर -12। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, किसी को भी डाउट है तो बोलो। फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ एट्थ करें पहले। एट्थ करते हैं। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आंटी भी मौजूद है और लॉग भी मौजूद है, तो क्या करूं इसके साथ, उड़ा दूं दोनों को। कैसे चढ़ाओगे यार, पागल हो गए तुम ये। इसको क्या करूं मैं, काट दूं, फसल है ये। ऐसे तो नहीं होगा। ये फंक्शन है, ये एंटी फंक्शन है, ये दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट करेंगे, काटेंगे नहीं, कैंसिल करेंगे। तो अल्टीमेटली बचेगा क्या, 17। इसको और कैसे सॉल्व करेंगे देखना ध्यान से। ये क्यों कर रहा हूं मैं, रट के आए होंगे पहले ये नहीं। log 17 की वैल्यू निकाल रखी है अपन ने वहां पर, उसको मिटा देता फिर दिखती नहीं। log 17 की वैल्यू कितनी निकाल रखी है, 1.21। तो इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी आई, 1.21। तो ये हो जाएगा एंटी लॉग 1.21। इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 1.21, और ये निकल कर आएगा 17। करके देख लेना सॉल्व। इसको क्या लिखूंगा, 10 की पावर 1 × 10 टू दी पावर 0.21, और 10 टू दी पावर 0.21 होता है 0.7, 10 टू दी पावर 1 होता है 10, मतलब 10 इंटू 10 इंटू 0.7, 1.7। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 10 की पावर 1 इंटू लिख सकता हूं 10 की पावर 0.21, ये तो हो जाएगा ना 7। रुको ना एक मिनट, ये 1.7 होगा। अरे याद करो, log 1 0 होता था, 7 कदम चलेंगे तो कितना टाइम्स हो जाएगा, 7 इंटू 0.03 मतलब 0.21। तो ये हो जाएगा 1.7, 1.7 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा।
क्या क्या हो गया है? फिफ्थ हो गया, एट्थ हो गया, सिक्स्थ और सेवेंथ बचे हैं। सिक्स्थ का बताना जरा, ये मिटा दो भी है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x इज इक्वल टू 10 to the power - 5 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ ऐसे। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर -5/2। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर -2.5। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 to the power - 3 इंटू 10 to the power 0.5। बताओ ना, इसको क्या लिखूं? क्या लिखूं? 10 की पावर सुनना ध्यान से, 10 की पावर 0.48 क्या होता है? 3। 10 की पावर 0.48 होता है 3, मतलब 3 से थोड़ा सा ज्यादा। 3.1 लो, 3.2 लो, 3.3 लो। बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10 to the power - 3। लास्ट आ गया, x इज इक्वल टू 10 to the power 4.15 लिख सकता हूं। ये हो जाएगा 10 to the power 4 इंटू 10 to the power 0.15। इसको बताओ ना क्या लिखूं? 0.03। जब 5 टाइम्स होता है तो 0.15 आता है, मतलब 5 कदम चल चुके हैं, मतलब ये हो गया 1.5 इंटू 10 to the power 4। अच्छा, इसकी तो वैल्यू अपन ने एवरेज करके भी निकाली थी। इसमें किसी को डाउट हो तो बोलो। हेडिंग लिखेंगे पीएच स्केल। क्या चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू हो चुका है? नहीं, अभी नहीं हुआ है। मैं डाल दूं ये? हेडिंग लिखेंगे पीएच स्केल। क्वेश्चन थे ना वो तो यार, सोल्यूशन वो रहे। और 9 तो था ही नहीं, 8 तक ही तो थे। पीएच स्केल। पीएच स्केल इसको और क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड एज सोरेनसन्स स्केल। पीएच स्केल किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। कब दिया था? 1909 में दिया था। ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं पीएच स्केल की बात करूं, ये दिया था सोरेनसन ने, मतलब एक व्यक्ति रहे होंगे जिनका नाम था सोरेनसन। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था जिसे अपन बोलते हैं सोरेनसन फॉर्मूला, और उसकी मदद से अपन क्या कैलकुलेट करते हैं? पीएच वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, सोरेनसन कौन रहे होंगे? एक व्यक्ति। एक व्यक्ति। तो अच्छा, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा ना यार, ये सोरेनसन किसके बेटे थे? सोरेन के बेटे सोरेनसन। ऐसा नहीं है, है ना? तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या लोकल होंगे, डोमेस्टिक होंगे, इंटरनेशनल? इंटरनेशनल होंगे, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से सुनो। तो सोरेनसन ने क्या दिया था? पीएच स्केल दिया था, जिसे अपन सोरेनसन स्केल भी बोलते हैं। तो बेसिकली सोरेनसन ने एक फॉर्मूला दिया था जिसे बोलते हैं सोरेनसन फॉर्मूला, उसकी मदद से अपन पीएच की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पी होता है, इसका मतलब होता है, इसका नाम होता है पोटेंस। ये एक जर्मन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है पावर। पोटेंस एक जर्मन वर्ड है जिसका नंबर मतलब क्या है? पावर। अब पावर किसकी? एच की, हाइड्रोनियम आयन की। तो पीएच बेसिकली क्या बताता है? पावर ऑफ एच प्लस बताता है। पीएच किसके बारे में बताता है? पावर ऑफ एच प्लस के बारे में बताता है, पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन के बारे में बताता है। अब ये पावर ऑफ एच प्लस का मतलब क्या होता है?
कि किसी सॉल्यूशन में एसिडिक कैरेक्टर को कंट्रोल करने की पावर कितनी है, किसी सॉल्यूशन में एसिडिक कैरेक्टर को कंट्रोल करने की टेंडेंसी कितनी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है, पीएच। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अगर मेरे से यहां पर कोई पूछे पीएच स्केल में अपन मेजर क्या करते हैं, अपन मेजर करते हैं पावर ऑफ H प्लस आयन, पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, या मैं ऐसे कह दूं स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। ये बात समझ में आ रही है? तो इसमें एक लाइन लिखेंगे, pH scale is used to measure, pH scale is used to measure, pH scale is used to measure power of H plus, used to measure power of H plus, स्लैश करके लिखना strength of acid, strength of acid। मतलब पीएच स्केल क्या मेजर करके बताता है, एसिड की स्ट्रेंथ मेजर करके बताता है। ये अपन ऐसे कहते हैं पावर ऑफ H प्लस मेजर करके बताते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आगे और देखते हैं। अब हुआ ये था कि सोरेनसन ने क्या करा था, एक फॉर्मूला निकाला था जिसकी मदद से अपन H प्लस की पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब ये फॉर्मूला निकाला था तो फॉर्मूले में एक मैथमेटिकल फंक्शन था। वो मैथमेटिकल फंक्शन क्या था, वो मैथमेटिकल फंक्शन था माइनस लॉग एक्स, और ये किसके बराबर था, पीएक्स के बराबर था। एक उन्होंने मैथमेटिकल फंक्शन निकाला था, इन्होंने क्या निकाला था, एक फॉर्मूला निकाला था। उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या बताता है वो फॉर्मूला, मतलब पावर बताता है H प्लस की, है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक मैथमेटिकल फंक्शन निकाला कि नेगेटिव ऑफ लॉग एक्स, ये किसके बराबर होगा, पीएक्स के बराबर होगा, जहां पर एक्स क्या होगा, वेरिएबल, एक्स क्या होगा, वेरिएबल। ये एक इन्होंने मैथमेटिकल फंक्शन निकाला, ये क्या निकाला, एक मैथमेटिकल फंक्शन निकाला इन्होंने, और यहां पर एक्स क्या है, वेरिएबल। अब एक्स की जगह आप अगर यहां पर H प्लस रख दो, एक्स की जगह क्या रख दो, H प्लस रख दो, तो क्या हो जाएगा, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ये एक्स तो वेरिएबल है। अच्छा, H की जगह और कुछ भी तो रख सकता हूं, OH रख दो, तो POH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग, यहां पर एक्स नजर आ रहा है तो एक्स की जगह क्या रख दो, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। एक्स वेरिएबल है तो और कुछ भी रख सकता हूं, मैंने अगर रख दिया KW, तो ये क्या हो जाएगा, PKW इज इक्वल टू माइनस लॉग KW। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है सभी को? तो यहां पर पीएच की अगर अपन को वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो किसके बराबर होगी, नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ H प्लस। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस के बराबर होगी। अब एक क्वेश्चन है छोटा सा, मुझे एक बात बताओ, पीएच जब अपन कैलकुलेट करते हैं, पीएच जब अपन कैलकुलेट करते हैं, ये किन सॉल्यूशंस के लिए करते हैं, जहां पर सॉल्वेंट वाटर हो या सॉल्वेंट कुछ भी हो। हाँ? पीएच किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, सॉल्वेंट वाटर है या कुछ भी हो, कुछ भी। मैथमेटिकल फंक्शन है, क्या मैथमेटिकल फंक्शन कुछ कह रहा है, कुछ बोल रहा है क्या, नहीं मैं तो पानी के लिए लगूंगा, बोल रहा है कैसे कुछ, नहीं। ये कहीं भी लगा सकते हो, कहीं भी मतलब कहीं भी, सॉल्वेंट कुछ भी हो, पीएच तो वैलिड रहेगा। बात समझ में आ रही है? वो अलग बात है कि अपन यहां पर पीएच जो कैलकुलेट करेंगे वो एक्वस सॉल्यूशन के लिए ही कैलकुलेट करेंगे, पर ये तो हर जगह एप्लीकेबल रहता है। बात समझ में आ रही है? क्यों, मुझे एक बात बताओ, अगर वाटर नहीं होगा क्या H प्लस नहीं आएंगे, ड्राई HCl से भी H प्लस मिलते हैं, ड्राई HCl से भी H प्लस मिलते हैं। अब अगर H प्लस आ रहे हैं मतलब अपन वहां पर पावर ऑफ H प्लस कैलकुलेट कर सकते हैं, पावर ऑफ H प्लस कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मैथमेटिकल फंक्शन ही तो है। ये कुछ थोड़ी ना कह रहा है कि मैं सिर्फ पानी के लिए लगूंगा, ये तो किसी के लिए भी लग सकता है। तो पीएच का फॉर्मूला तो
ये मैथमेटिकल फंक्शन तो कहीं भी वैलिड है, पर हाँ अपने साथ कंपल्शन ये है कि अपन की बाउंड्रीज जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, अपन सिर्फ एक्वस सोल्यूशन की बात करते हैं। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, तो पावर ऑफ H प्लस पावर ऑफ OH माइनस आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी सोल्यूशन के लिए, पर अपन बात करेंगे एक्वस सोल्यूशन के लिए। अब अगर अपन बात करें तो चैप्टर शुरू करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, जो दो छोटी छोटी बेसिक सी चीजें मुझे आपको बतानी थी। आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो याद करो इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना? और जब भी केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो उसके बाद हमेशा आयनिक इक्विलिब्रियम ही शुरू होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम में जो चीजें अपन ने पढ़ी थी वो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, बोरो करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम से, और यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम से अपन क्या क्या इंफॉर्मेशन बोरो करेंगे उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं केमिकल इक्विलिब्रियम में एक वर्ड देखा था इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? दो अपोजिंग फैक्टर्स, दो अपोजिंग फोर्सेस। ठीक है, अब रिएक्शन की बात हो रही है तो दो अपोजिंग फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन। मतलब रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करेगी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करेगी। तो इक्विलिब्रियम का मतलब रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा कि रिएक्शन दो डायरेक्शन में हो रही है। अच्छा, रिएक्शन दो डायरेक्शन में हो रही है तो मतलब रिएक्शन कैसी होगी? रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल होगी। तो मुझे एक बात बताओ, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है। कोई मेरे से कह दे नेट रेट निकालो, तो नेट रेट क्या हो जाएगी? फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। और याद करो ऐसे मैंने 3 केस बताए थे, रेट फॉरवर्ड ज्यादा हो गई रेट बैकवर्ड से, रेट फॉरवर्ड कम हो गई रेट बैकवर्ड से, और रेट फॉरवर्ड किसके बराबर हो गई? रेट बैकवर्ड के। अगर फॉरवर्ड रेट ज्यादा तो याद करो मैंने बताया था नेट रेट पॉजिटिव होगी, बैकवर्ड रेट ज्यादा नेट रेट नेगेटिव होगी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट बराबर तो नेट रेट 0 होगी और इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, और ये भी मैंने बताया था, तो पहली एक चीज तो समझ में आ गई जो अपन को बोरो करनी है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, और इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब फॉरवर्ड रेट किसके बराबर होगी? बैकवर्ड रेट। मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम में भी ये चीज, ये कॉन्सेप्ट वैलिड है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है कि सपोज करो कोई सिस्टम है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है, वो इस स्टेट पे मौजूद है, या मैं कह दूं इस स्टेट पे मौजूद है, कुछ टाइम बाद अल्टीमेटली ये आएगा कहां पर? इस स्टेट पर। मतलब फॉरवर्ड रेट कुछ टाइम बाद डेफिनेटली बैकवर्ड रेट के बराबर होगी, और जब फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड रेट के बराबर होगी सिस्टम जो होगा वो स्टेबिलिटी अटेन कर लेगा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी अटेन कर लेगा। मतलब सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम। ये बात समझ में आ रही है? और हमेशा सिस्टम स्टेबिलिटी अटेन करना चाहता है, इसलिए हमेशा कभी ना कभी भले ही कितना भी टाइम ले यहां पर तो जरूर लौट कर आएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? अब सपोज करो सिस्टम यहां पर आ चुका है और अपन ने क्या कर दिया? एक्सटर्नल स्ट्रेसेस लगा दिए। एक्सटर्नल स्ट्रेसेस कैसे लगाएंगे? बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एंड टेम्परेचर। याद करो बताया था ली चार्ट लेयर में। तो जब एक्सटर्नल स्ट्रेसेस लगाकर ये आप डिस्टर्ब करोगे तो वापस से सिस्टम कहां चला जाएगा? या तो 1 में या 2 में, और थोड़ी देर बाद वापस से आना इसको यहीं पे पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक बात सभी का? ठीक है, तो ये दूसरी चीज कि सिस्टम अल्टीमेटली आएगा कहां पर? अपने मिनिमम एनर्जी स्टेट पर आएगा, स्टेबिलिटी अटेन करेगा, और स्टेबिलिटी कब अटेन करेगा? जब इक्विलिब्रियम पर होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इक्विलिब्रियम जैसे ही अटेन होगा जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है सारी क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट। मेजरेबल प्रॉपर्टीज मतलब जो अपन मेजर कर सकते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कलर, डेंसिटी। ये सारी क्या है? मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, और इक्विलिब्रियम पर ये सारी क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट हो जाएंगी। और लास्ट पॉइंट, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ चुकी है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन रुक चुकी है। जैसे ही इक्विलिब्रियम पर आएगी तो फॉरवर्ड रेट भी होगी, बैकवर्ड रेट भी होगी, पर जिस रफ्तार से फॉरवर्ड रेट होगी उसी रफ्तार से बैकवर्ड रेट होगी। नेट रेट 0 नजर आएगा पर रिएक्शन अभी भी होगी। मतलब मैं कह सकता हूं नेचर क्या है? डायनामिक नेचर है। ये 4 चीजें अपन को केमिकल इक्विलिब्रियम से बोरो करनी है। कहां पर? आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो डिसिमिलैरिटी क्या है, डिफरेंसेस कौन से होंगे? यहां पर अपन को पढ़ना है आयनिक इक्विलिब्रियम। वर्ड दिखाई दे रहा है आयनिक, तो यहां पर इक्विलिब्रियम किसके बीच में आएगा? अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल और आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम आएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो डेफिनेशन लिखेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम की।
Ionic equilibrium is established between. Ionic equilibrium is established between. Ionic equilibrium is established between the unionized molecule. Established between the unionized molecule and the ions in the solution of weak electrolyte. And the ions in the solution of weak electrolyte is known as ionic equilibrium. ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं. मुझे एक बात बताओ, यहां पर आयनिक इक्विलिब्रियम अपन ने डिफाइन करा है, तो इक्विलिब्रियम किसके बीच में आना चाहिए? अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल और आयंस के बीच में. अच्छा, यहाँ पर ये जो सब्सटेंस है, ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? वीक इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? वीक इलेक्ट्रोलाइट है. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक सिंपल सा एग्जांपल मुझे बता सकते हो आप? हाँ, वाटर, एसिटिक एसिड है ना. एसिटिक एसिड ले लेते हैं, CH3COOH, एक्वस. ये क्या पूरा टूटेगा? नहीं, वीक है, मतलब कुछ आयंस देगा. क्या मिलेंगे? एसिटेट आयंस मिलेंगे. और क्या मिलेगा? H+ आयन मिलेगा. और मुझे पता है जैसे ही ये कंसिडरेबल अमाउंट में मौजूद होंगे, ये वापस से कंबाइन होकर कहां पर जाना चाहेंगे? बैकवर्ड डायरेक्शन में. मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाएगी और बैकवर्ड भी जाएगी. और यहां पर एक ऐसा टाइम आएगा जब क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम आ जाएगा. तो इक्विलिब्रियम किसके बीच में आया? अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल के बीच में आया. किसके साथ? आयंस के साथ. और कहां पर आया? वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आया. कहां पर आया? वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में. ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और अपन डिटेल में बात करेंगे भी, है ना. मुझे तो उससे पहले एक जवाब दो कि यहां पर आयनिक इक्विलिब्रियम अपन पढ़ रहे हैं, तो जब इक्विलिब्रियम आएगा तो अपन को क्या दिखाई देंगे? आयंस नजर आएंगे. तो आप मुझे बताओ कौन सा सब्सटेंस मुझे आयंस देगा? इलेक्ट्रोलाइट. कौन सा सब्सटेंस अपन को आयंस देगा? इलेक्ट्रोलाइट से अपन को क्या मिलेंगे? आयंस मिलेंगे. और याद करो, इलेक्ट्रोलाइट मैंने डिफाइन कर रखा है. अब डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लिखवाया था इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट होते कौन है? substances which conduct electricity in molten state or in aqueous solution. ये बात समझ में आ रही है? वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, कहां पर? मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में, उसे अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट. अब मुझे एक बात बताओ, मोल्टन स्टेट का मतलब क्या होता है? पिघला हुआ, है ना. पिघला हुआ. अब पिघलाएंगे कैसे? गर्म करके. पर अपन इस चैप्टर में मोल्टन या फ्यूज फॉर्म की बात नहीं करेंगे, क्योंकि फिजिकल वालों के पास बीबी नहीं होती है. बीबी कहां पर होती है? इनऑर्गेनिक के पास होती है. बंसन बर्नर, है ना, बंसन बर्नर. तो बंसन बर्नर की, अरे बर्नर की मदद से ही तो आप मेल्ट करोगे ना यार किसी सब्सटेंस को. तो यहां पर अपन कभी भी मेल्टेड फॉर्म की बात नहीं करते, फ्यूज स्टेट की बात नहीं करते, मोल्टन स्टेट की बात नहीं करते. अपन हमेशा जब भी इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे? इलेक्ट्रोलाइट को कहां फेंक देंगे? पानी में. ये बात समझ में आ रही है? तो डेफिनेशन क्या कहती है? सब्सटेंसेस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन. तो अपने लिए इस चैप्टर में जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? एक्वस सॉल्यूशन. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये तो पहला पॉइंट हो गया. अब अगर मैं थोड़ा सा और बात करूं तो याद करो, कंडक्टर भी मैंने बताया था कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो. कंडक्टर्स कौन होते हैं? वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने थ्रू चार्ज का फ्लो अलाउ करें. Substances which allow flow of charge through it are known as conductors. ठीक है, कंडक्टर दो टाइप के मैंने आपको लिखवाया था. ये सारी चीजें मैं लिखवा चुका हूं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में. और याद करो, कॉमन आ रहा होगा तो अभी अभी आपने ताजा ताजा देखा भी होगा. मेटेलिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आप पढ़ते हो फिजिक्स में. आयनिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन? फ्री आयंस. ये अपन पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में. और यहां पर भी
आयनिक कंडक्टर ही पढ़ेंगे, जिसे अपन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भी बोलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक कंडक्टर अपन सब्सटेंसेस को या कंडक्टर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसे आप कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, याद करो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी बता रखा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट भी बता रखा है ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये लिखना अगर लिख रहे हो तो। वीक इलेक्ट्रोलाइट डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि अपन पहले सब कुछ लिख चुके हैं और यहां पर इतना डेफिनेशन का यूज नहीं है ना, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। मुझे एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा वो कितना होगा? 100%। अपन यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है? आयंस की बात हो रही है। तो अल्फा जो होगा वो नियरली किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। और यहाँ पर क्या होगा? अल्फा इज वेरी 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 लेस देन 1। मुझे एक और बात बताओ, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट सेम टाइप के हैं, सेम टाइप मतलब ए बी टाइप के, जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया HCl और वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया एसिटिक एसिड, टाइप क्या है? सेम है, ए बी टाइप के हैं। तो आप मुझे बताओ मोर आयंस कहां पर मिलेंगे? स्ट्रॉन्ग में या वीक में? स्ट्रॉन्ग में अपन को क्या मिलेंगे? मोर आयंस मिलेंगे, और यहां पर क्या मिलेंगे? लेस आयंस मिलेंगे। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हाई कंडक्टिंग सोल्यूशन कहां पर मिलेगा? स्ट्रॉन्ग में या वीक में? हाई कंडक्टिंग सोल्यूशन। और यहां पर क्या मिलेगा? लो कंडक्टिंग सोल्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो मान लो HCl का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्वस, H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। यहां पर एग्जाम्पल की बात करें, एसिटिक एसिड ले लेते हैं, एक्वस, एसिटेट एक्वस, H प्लस एक्वस। अब सुनना ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, ये दोनों रिएक्शन सेम नजर आ रही हैं क्या? सेम है क्या? नहीं, सेम तो नहीं है। क्या डिफरेंस है? एक रिवर्सिबल है और दूसरी इरिवर्सिबल है। कॉपी करो इसको। अब इधर देखो ध्यान से, सुनना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, ये रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? ये इरिवर्सिबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है वो 100% है, मतलब कह सकता हूँ अल्फा जो है वो क्या है? 1 के बराबर। मतलब ये पूरा खत्म हो चुका है, मतलब रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में थी और खत्म हो चुकी है। ये बात समझ में आ रही है? मतलब अल्फा किसके बराबर है? नियरली इक्वल टू 1 के बराबर है। रिएक्शन क्या होगी? इरिवर्सिबल। अच्छा मुझे बताओ, इरिवर्सिबल रिएक्शन जो अपन को दिखाई दे रही है वो कहां पर दिखाई दी? स्ट्रॉन्ग में या वीक में? तो आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा? कभी नहीं आएगा। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा उधर बात करते हैं। यहां पर मुझे बताओ, अल्फा क्या 1 के बराबर है? लेस देन क्या है? 1। अगर अल्फा लेस देन 1 है, मतलब मैं कह सकता हूं रिएक्शन कुछ ही अमाउंट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई होगी, इससे मुझे कुछ ही आयंस मिले होंगे। क्या ये पूरा टूट चुका होगा? नहीं, ये थोड़ा सा टूटेगा, आयंस देगा। ये आयंस कंबाइन होके वापस से क्या बना देंगे? एसिटिक एसिड बना देंगे। तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर रिएक्शन एक डायरेक्शन में हो रही है? दो। अगर दो डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है तो रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल रिएक्शन मुझे कहां नजर आई? स्ट्रॉन्ग में या वीक में? तो आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पर इक्विलिब्रियम आएगा? इक्विलिब्रियम आया किसके बीच में? अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल और आयंस के बीच में। तो आप मुझे बताओ कि ये जो आयनिक इक्विलिब्रियम अपन पढ़ रहे हैं वो क्या हर इलेक्ट्रोलाइट में नजर आएगा? कहां पर नजर आएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट में नजर आएगा। क्या स्ट्रॉन्ग में नजर आएगा? चैप्टर क्या पढ़ना है अपन को? आयनिक इक्विलिब्रियम।
आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा वीक में, स्ट्रॉन्ग में आएगा नहीं। तो आप मुझे बताओ इस चैप्टर में कौन से आयंस पढ़ेंगे अपन, कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ेंगे अपन? दोनों, स्ट्रॉन्ग भी पढ़ेंगे वीक भी पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? अपन को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में भी पढ़ना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में भी पढ़ना है। इस चैप्टर में ऑल्दो इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट में आएगा, स्ट्रॉन्ग में नहीं आएगा। पर अपन को इस चैप्टर में स्टडी किसकी करनी है? इलेक्ट्रोलाइट की स्टडी करनी है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट से अपन को आयंस मिलेंगे, और आयंस के कारण क्या आएगा? पीएच आएगा। और अपन को इस चैप्टर में पढ़ना अल्टीमेटली पीएच ही है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी पीएच निकालेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी निकालेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए पीएच निकालेंगे, वीक एसिड वीक बेस के लिए पीएच निकालेंगे, सॉल्ट के लिए निकालेंगे, बफर के लिए निकालेंगे। तो अपन को इस चैप्टर में ऑल्दो इक्विलिब्रियम पढ़ना है, पर इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ आएगा कहां से? वीक से, स्ट्रॉन्ग से नहीं आएगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? पर इस चैप्टर में अपन को पूरे इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ना है, भले वो स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो। ये बात समझ में आ रही है? तो अब आपको पहचान पता होनी चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पर ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है? ये आपको तब पता पड़ेगा ना, जब आपको ये पता चल जाए कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो अब आपको पहचान पता होनी चाहिए कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आता है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएगा तो इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल बता सकते हो? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, all salts, generally all salts are strong electrolyte। ठीक है, जनरली एक इसलिए मैं कुछ वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे एक्सेप्शन पता है, पर आपके सिलेबस में ऑल सॉल्ट्स को बोला गया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, कभी पुलिस चौकी गए हो? नहीं गए? टीवी में तो देखी होगी, है ना? टीवी में देखी है। देखना, पुलिस चौकी में जब भी आप एंटर होते हो तो एक बोर्ड होता है, जैसे यहाँ पर नोटिस बोर्ड होता है ना, वैसा ही बोर्ड होता है। मुझे एक बात बताओ, उस बोर्ड पर किन की फोटो लगी रहती है? जो शरीफ है या जो मुजरिम है? क्यों भाई, क्यों शरीफों की क्यों नहीं लगी रहती फोटो? कि भाई ये शरीफ है, इनको नहीं पकड़ना है, ऐसा क्यों? क्योंकि शरीफ ज्यादा है, मुजरिम कुछ ही है ना? तो बिल्कुल सेम फंडा यहां पर भी अपन अप्लाई करेंगे। अपन को याद तो दोनों ही करने हैं, पर अगर अपन एक याद कर लेंगे तो दूसरे अपने आप याद हो जाएंगे। अगर पुलिस मुजरिमों पे ध्यान दे देगी तो सोसाइटी क्लीन हो जाएगी। क्या शरीफ पे भी ध्यान देना पड़ेगा? नहीं। तो अपन इन दोनों में से सिर्फ एक पर ही ध्यान देंगे। किस पर ध्यान दें? जो कम हो या जो ज्यादा हो? जो कम हो, है ना? तो कम कौन है? स्ट्रॉन्ग। पुलिस चौकी में फोटो जो लगी रहती है वो मुजरिमों की लगी रहती है, और यहां पर अपन को फोटो जो दिमाग में बिठानी है वो स्ट्रॉन्ग की बिठानी है। स्ट्रॉन्ग एसिड बता सकते हो? HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3। अरे गौची यहाँ सीबी नहीं आएगा। और HClO4। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? NaOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, BaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। यहां पर स्टार मार्क कर रहा हूं, परिस्थिति के अनुसार। ये अपने आप में तेजी भी दिखाता है और कमजोरी भी दिखाता है, परिस्थिति के अनुसार, है ना? तो हाँ, स्ट्रॉन्ग तो ये सारे तो हैं डेफिनेटली, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। ये स्ट्रॉन्ग भी होता है, वीक भी होता है। अपन को ये पता करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में इसको कैसे यूज करा गया है। अब कैसे पता चलेगा स्ट्रॉन्ग है वीक है? अगर इसका के भी दे दिया क्वेश्चन में, मतलब वीक है ना? वो सब समझ में आएगा बाद में, के बी के होता क्या है, सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। तो ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो एक चीज समझ में आ गई कि भाई आयनिक इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा? वीक पर आएगा,
और मैंने अभी आयनिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन भी लिखवाई थी, और वहां पर लिखवाया भी था कि जो इक्विलिब्रियम अटेन होगा वो अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल और आयंस के बीच में होगा, और सब्सटेंस कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए। ठीक है, हेडिंग लिखेंगे अरेनियस कॉन्सेप्ट, अरेनियस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चैप्टर का टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये आसान चैप्टरों में से नहीं है ना। दूसरी चीज, भले ही कॉमन आए, कोई सा भी मेजर आए, कोई सा भी माइनर आए, आपका जो करंट चल रहा है ना वो कभी मत छोड़ना आप। ठीक है, और इसका एक भी लेक्चर मत छोड़ना। मैं सही बता रहा हूं, अगर कोई ऐसे बोलता है ना कि चैप्टर कनेक्टेड है या चैप्टर नहीं कनेक्टेड है, कोई भी अगर आपको गुमराह करता है, तो मैं एक बात बताता हूँ, हर एक लेक्चर पिछले वाले लेक्चर से कनेक्टेड ही रहेगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अगर थोड़ा सा भी पार्ट छूट गया तो आपकी गलती होगी। और क्लास में भी बिल्कुल अटेंटिव होकर बैठना, क्योंकि एक दो मैंने सेंटेंस बोल दिया और आपका ध्यान इधर उधर हो गया ना, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। अभी मैं सब चीजें बताऊंगा कि मैंने यहाँ पर ये एक्वस क्यों लिख रखा है, थोड़ी दिनों बाद यहाँ पर सॉलिड लिखा रहेगा, फिर यहाँ पर एक्वस आ जाएगा। किसी किसी रिएक्शन में सब जगह एक्वस लिखा रहता है, किसी किसी का एक्टिव मास लेकर चल रहे हैं 1 और कहीं पर लेकर चल रहे हैं 55.55। बहुत दिक्कत आ जाएंगी, मैं सही बता रहा हूँ आप। तो लेक्चर हर आपको अटेंड करना है, हर एक लेक्चर अटेंड करना है। अगर गलती से छूट भी जाता है, कोई परिस्थिति ऐसी हो जाती है, तो आपके पास इतनी भयंकर फैसिलिटी दे रखी है ऑनलाइन की, देख कर आना लेक्चर, वरना एक साथ ही पूरा चैप्टर खत्म होगा। बात समझ में आ रही है? क्यों बता रहा हूं मैं अभी, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि आगे तक तो आप छोड़ ही चुके होंगे, फिर कहोगे सर हमारा तो पहला ही लेक्चर छूट गया था, आपने बताया नहीं हमें, है ना। थैंक यू।